तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नील और आप सुन रहे हैं स्नील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है फॉरेस्ट ऑफिसर की आप बीती। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं कि सुनसान गुमनाम जगहों पर भूत प्रेतों का वास होता है। एक वक्त तक मैंने भी कभी भूत प्रेत इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं किया था, पर अब करता हूँ मैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं बतौर ऑफिसर फॉरेस्ट गार्ड की नई ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ था। उसी दौरान शुरुआती दिनों में मेरे साथ एक बहुत ही डरावना हादसा हुआ था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं उस हादसे से सही सलामत बच गया था। ये बात 1999 की है। दिसंबर का महीना था। मेरी पहली ही पोस्टिंग मेरे घर से बहुत ही दूर की गई थी। ड्यूटी पर मुझे सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। वो शनिवार का दिन था और उसी दिन ही दोपहर हमें खबर मिली कि जंगल रास्ते से जानवरों के संबंध में किसी चीज़ की तस्करी होने वाली है, और इसलिए मैं और मेरे साथ 2 वन रक्षक जंगल के तीनों आसपास के इलाके में गश्त लगा रहे थे। मैं जंगल के पास से गुजरने वाली हर एक चीज़, हर एक इंसान पर नज़र रखे हुए था। मेरे साथ जो 2 वन रक्षक थे, उनमें से एक का नाम तो पवन और दूसरे का नाम ऋषि था। ऋषि और पवन दोनों अलग जीप से और मैं एक दूसरी अलग जीप से इलाके में गश्त लगा रहे थे। जंगल के बीच एक सुनसान जगह थी जहां पर वन विभाग की एक छोटी सी चौकी बनी हुई थी। वैसे तो वहां कोई रुकता नहीं था। कभी कोई अफसर जंगल के अंदर जाता तो वो वहां सुरक्षा और आराम के लिए उस जगह का इस्तेमाल किया करता था। मैं तो पहली बार वहां गया था। उस दिन पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया था। शाम होते होते मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ती ही चली गई। ऊपर से तो शायद मैं ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आराम करने की सख्त ज़रूरत है। मैं कुछ देर के लिए उसी चौकी में रुक गया और ऋषि और पवन दोनों आसपास के इलाके में गश्त लगा रहे थे। उन्होंने तो मुझे घर जाने के साथ साथ वहाँ पर घर जाके आराम करने के लिए भी कहा, लेकिन मैं उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने उन्हें कहा कि अगर वहाँ पर कुछ भी गलत हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी, इसलिए किसी भी हालत में मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। उल्टा उनके बार बार कहने पर मुझे तो उन पर ही शक होने लगा और इसीलिए मैंने उसी चौकी पर रुकने का निर्णय लिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं यहीं रुकूंगा, पर जब मैंने ये कहा तो पवन आंखें बड़ी बड़ी कर मुझे घूरने लगा। मैंने उसका चेहरा देख उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? तभी पवन ने अपनी नज़र हटाते हुए मुझसे कहा, सर, यहाँ पर कोई भी अफसर रात में इस चौकी पर नहीं रुकता है। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, हाँ, पर मेरी तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कोई भी गैर कानूनी काम हो। तभी ऋषि ने आगे आते हुए कहा, सर, ये जंगल रात में रुकने के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, खासकर कि ये जगह। आप चाहे तो हम पास के गांव में रुक सकते हैं। मुझे तो उन दोनों की बातें सुनकर उन पर और शक हो रहा था। ऐसा लगा कि शायद ये दोनों भी तस्करी में शामिल हैं, और आखिरकार मैंने उन्हें आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर मेरे खाने का प्रबंध करो और हो सके तो दवाइयों का भी, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरा आदेश सुनकर पवन फिर से आगे बढ़ा, साहब, आप पहली बार इस चौकी पर आए हो। हम यहाँ पिछले 5 सालों से हैं। इस जंगल को आप नहीं जानते। इस जंगल में यहाँ पर सच में खतरा है। मैंने पवन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे तो इंसानों को हर एक जंगल से खतरा है, पर हम तो वन रक्षक हैं और हमें इसी बात का ही पगार मिलता है। ऋषि ने मेरी बात को बीच में ही तोड़ते हुए कहा, सर,
आप मेरी बात को शायद समझ नहीं रहे। यहाँ आपको किसी जंगली जानवर से खतरा नहीं है, बल्कि भूत प्रेत से है। उसकी ये बात सुनकर मैंने गुस्से में ही उससे कहा, पागलों जैसी बातें मत करो, ये सब बनी बनाई बातें होती हैं। ऋषि ने फिर मुझे हल्की सी आवाज़ में समझाने की कोशिश की, सर यहाँ पर बहुत लोगों ने एक भूत को देखा है, और सिर्फ लोगों ने ही नहीं, हमारे कुछ अच्छे अफसरों ने भी यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस किया है। सर कहते हैं कि यहाँ पर अंधेरे में एक प्रेत आत्मा घूमती रहती है और वो लोगों का शिकार करती है। उन दोनों की ये बातें सुनकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ता चला गया। मैंने एक आखिरी बार उन दोनों से पूछा, क्या तुमने देखा है उस प्रेत आत्मा को? उन दोनों ने ना में ही अपना सिर हिलाया। तो फिर ठीक है, तुम दोनों भी अब मेरे साथ यहीं रुकोगे। जब तक हम उस आत्मा को देख नहीं लेते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनकर दोनों भी घबरा गए और उस बात को टालने लगे और घर जाने का बहाना बनाने लगे। तो मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बात को समझो, यहाँ पर ये सब गुंडे बदमाशों की फैलाई हुई बातें होती हैं, ये सब अफवाहें हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि हम उनके इलाके से दूर रहें। उन लोगों को गलत काम करने के लिए ऐसी बातें ही बढ़ावा देती हैं, और इसीलिए ये लोग आसपास के गांव में ऐसी ही अफवाहें फैलाते हैं। तुम दोनों अगर नहीं रुकना चाहते तो बेशक ना रुको, पर मैंने जो तुमसे कहा है उतना ही काम करो। मेरी बातें सुनकर दोनों ही चुप हो गए और आपस में ही कुछ फुसफुसाते हुए चौकी से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, मतलब कि आखिरकार वो दोनों भी वहाँ से चले गए थे। मैंने चौकी को अंदर से ठीक से देखा। वहाँ पर कुछ दारू की बोतलें, कुछ गिलास धूल से पड़े हुए थे। कुछ सामान था लेकिन गैर जरूरी था। चौकी की एक दीवार पर जंगल का नक्शा बना हुआ था। मैंने उस नक्शे के पास जाकर उस चौकी को ढूंढा। नक्शे में उस चौकी के पीछे नक्शे पर एक नीली रेखा खींची हुई थी। इसका मतलब कि चौकी के पीछे से जरूर कोई नदी गुजरती होगी। मैंने चौकी की पीछे की खिड़की खोलकर देखा, पर पीछे का इलाका घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ था। अंधेरा होने में अभी भी वक्त था, तो मैं चौकी से बाहर चला गया। अब जैसे जैसे शाम ढल रही थी, आसपास ठंड भी बढ़ रही थी। मैं चौकी के पीछे की ओर चला गया। पीछे का इलाका बहुत ही घना था। वो इलाका जितना घना था उतना ही वहाँ पर सन्नाटा था। दूर कहीं से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मैं वहाँ से बहती हुई नदी को देखना चाहता था। मैं उन ऊंचे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से आगे चला गया। ये बात सच थी कि मैं पहली बार वहाँ पर आया था, और इसीलिए मैं उस जगह के बारे में बिल्कुल भी जानता नहीं था। कुछ 2 या 250 किलोमीटर आगे जाने के बाद 2-2.5 किलोमीटर जाने के बाद मुझे एक ढलान दिखाई दी। उसी ढलान के आगे से एक नदी बह रही थी। मैं उस ढलान से उतरकर नीचे चला गया। नदी का पानी एकदम शांत था। नदी के पास पेड़ों पर रह रहे पंछियों चहचहाट की आवाज़ें आ रही थी। सारे पंछी अपने घर लौट रहे थे, मतलब कि अंधेरा होने में अब कुछ ही वक्त बाकी था। तब मुझे याद आया कि मैं टॉर्च चलाना तो भूल ही गया था। आसपास अब अंधेरा भी होने लगा था। इसीलिए फिर मैं ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रुका और वापस अपनी चौकी पर चला गया। चौकी के अंदर जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर सिर्फ पीछे की खिड़की को खुला छोड़ दिया। अब मेरा हल्का हल्का सा बदन दर्द भी होने लगा था। मैंने वहीं पर पड़ी एक कुर्सी को साफ़ किया और उस कुर्सी को लेकर खिड़की की तरफ पीठ कर कर बैठ गया। पीछे से ठंडी हवा का झोंके खिड़की के अंदर आ रहे थे। बैठे बैठे मैं अपने हाथों से अपनी ही गर्दन और अपने सर को मालिश कर रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई खिड़की के बाहर मेरी पीठ के पीछे कोई खड़ा है। मैं अपनी हलचल को रोककर ध्यान से पीछे से हो रही आहट की बेसुध सुनने की कोशिश करने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़े होकर जोर जोर से सांस ले रहा हो। इतना ही नहीं, मैं उसकी सांसों की गर्मी को भी अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रहा था।
मैंने धीरे से अपनी बंदूक को अपने हाथ में लिया और झट से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। मैंने खिड़की के बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश की, पर वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा तो नहीं हुआ था, पर सूरज लगभग डूब चुका था। एक तरह का हल्का सा अंधेरा उस रोशनी में हर तरफ फैल गया था। मैं वहाँ से अपनी नज़र हटाता कि तभी मैंने दूर पेड़ों के बीच से किसी इंसान जैसी आकृति को सरकते हुए देखा। मैंने फिर वहीं पड़ी टॉर्च उठाई और उस धुंधले अंधेरे में दूर देखने की कोशिश की, पर अब वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी देर तक उस तरफ देखता रहा कि कहीं कोई हलचल नज़र आ जाए, लेकिन उस हलचल के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर सोचा कि ये जंगल है, ऐसी आहट आवाज़ें आना बिल्कुल नॉर्मल है, इतने में मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सोचकर मैं खिड़की की ओर मुँह कर बैठ गया। तभी मुझे बाहर से गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। कुछ 1 घंटे बाद पवन और ऋषि वापस आ गए थे। उनके आने के पहले ही वहाँ सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था। उन्होंने आते ही मुझसे एक कंबल और खाने पीने का ज़रूरी सामान दिया। शायद उन्हें कहीं मेरी दवाई नहीं मिली थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मैं अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। तो मैंने उन्हें फिर कहा, रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। ऋषि ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए जवाब दिया, साहब अभी भी वक्त है, हमेशा वृक्ष की परीक्षा लेना अच्छी बात नहीं होती। हम पास के गांव में जाकर रुक सकते हैं और वहां से भी ध्यान रख सकते हैं। मैंने उनकी बात को साफ मना कर दिया और वहीं पर रुकने की अपनी इच्छा जाहिर की। अच्छा ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूँगा, पर तुम भी आसपास की हरकतों पर नज़र रखना। तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो सीधा मुझे यहाँ पर आकर रिपोर्ट करना। मेरी इतनी बात सुनकर वो दोनों भी वहाँ से चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और वहीं टेबल पर अपना खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म कर मैं वहीं पर पड़ी एक वन विभाग के संबंध में किताब को पढ़ने लगा। बाहर भी अब ठंड बढ़ने लगी थी, इसलिए मैंने सारी खिड़कियां भी बंद कर ली। वहाँ जो बिजली आ रही थी वो भी पास के गांव से आ रही थी। 8 बजे के करीब बिजली अचानक से चली गई। मैंने अंधेरे में टटोल कर देखा, पता नहीं यार ये बिजली अब वापस आएगी या नहीं। मैंने वहाँ रुकने का फ़ैसला तो किया था, पर अब बिजली के चले जाने से मुझे वहाँ पर अजीब लगने लगा था। मैं रात भर टॉर्च जलाकर नहीं रख सकता था, तो मैं टॉर्च लेकर बाहर चला गया। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा तो मुझे बाहर पड़ रही कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। अजीब सी चुभन थी उस ठंड में। टॉर्च की रोशनी में मैं अपनी जीप के पास चला गया। गाड़ी में रखी लालटेन को लिया और वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जैसे पीछे से छुआ हो। मैंने तुरंत पलटकर पीछे देखा, पर अब वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे कुछ दूरी पर एक हलचल सी महसूस हुई। वो सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज़ थी। अंधेरे में वहाँ कुछ चमक रहा था, जैसे कोई दूर खड़े होकर उस घने अंधेरे में मुझे घूर रहा हो। जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, उसी के साथ साथ मुझे कुछ पत्तों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे मेरे आगे बढ़ने के साथ ही किसी और ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया हो। मेरी बंदूक चौकी के अंदर थी और अगर आसपास कोई जंगली जानवर था तो मुझे किसी तरह वापस चौकी के अंदर पहुंचना था। मैंने टॉर्च की रोशनी में अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखा और तेज़ी से चौकी की ओर चलने लगा। मेरे चलने के साथ साथ ही एक अजीब सी घसीटने की आवाज़ भी बढ़ने लगी। मैं जल्दी से कूदकर चौकी के अंदर चला गया और अंदर जाते ही मैंने दरवाज़ा झट से बंद कर लिया। मैं अब ये सोच रहा था कि ये आवाज़ कैसी थी, किसी के सरकने की आवाज़ या फिर किसी की चलने की आवाज़। थोड़ा शांत होने के बाद मैंने अपने आप को फिर से समझाया कि ये जंगल है, यहाँ पर हर वक्त ऐसी आवाज़ आती रहती है।
पर सच कहूँ दोस्तों, कभी कभी हम जैसे लोग हिम्मत कर कर कोई बड़ा हिम्मत वाला फैसला कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि शायद मैंने ये फैसला न किया होता। उस वक्त मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उस जंगल का घना सन्नाटा और अंधेरा मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने अंदर जाकर एक लालटेन जगाई और एक कोने में पड़ी वही मोटी किताब पढ़ते हुए लेट गया। वो किताब कब मेरे हाथ से फिसल गई और मेरी कब आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मुझे अपने शरीर पर एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरी छाती पर बैठकर अपने नाखूनों से मेरी गर्दन को कुरेद रहा हो। मैं जागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर न जाने पता नहीं क्यों मैं क्यों नहीं उठ पा रहा था। जैसे मेरा पूरा शरीर अकड़ गया हो। पता नहीं वो बुखार था या कुछ और था, पर किसी तरह मैंने अपनी आंखें खोली और आंख खोलने के बाद ठीक मेरे सामने किसी दो आंखों को मुझे घूरते हुए देखा। वो दोनों आंखें चमक रही थीं। खुले बाल और होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वो अपना जबड़ा खोलकर मुझे देख हंस रही थी। उसके चेहरे से, उसके बालों से अजीब सा चिपचिपा पानी मेरे चेहरे पर टपक रहा था। उसके घुंघराले बालों से मेरा पूरा चेहरा ढका हुआ था। उस वजह से मैं आसपास का कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसने अपने चेहरे को मेरे चेहरे से दूर करते हुए अपने एक हाथ से मेरे पूरे चेहरे को ढक दिया। उसके शरीर से बहुत ही गंदी और सड़न की बदबू आ रही थी। मैं उसका विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तो बस पड़ा था। और फिर उसने अपना जबड़ा किसी जानवर की तरह खोलते हुए एक भयानक डरावनी चीख के साथ अपने दूसरे हाथ के नाखून मेरी गर्दन में धंसा दिए। मेरे अंदर से बहुत ही तेज दर्द उठा और उसी के साथ मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी छाती से हटाकर दूर कर दिया। मैं हड़बड़ाकर जाग गया और अपने आसपास यहाँ वहाँ देखने लगा। वो बहुत ही तेज चीखने की आवाज़ थी। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कानों के पास चीखा हो। मेरी धड़कनें बहुत ही तेज हो गई थी। पता नहीं कब से वो मेरे साथ हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। मैंने उठकर देखा तो वहाँ पर आसपास कोई नहीं था। मैं हैरान था कि इतना सब कुछ मेरे साथ कैसे हो गया। मैंने फिर ठीक से देखा तो देखा कि मैंने जिस चीज़ को अपनी छाती से हटाया था वो वही मोटी किताब थी और अब वो एक कोने में जाकर पड़ी हुई थी। मैं फिर से अपनी आंखों को मसलते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा। मुझे तो नींद में ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे मारना चाहता हो, पर अब वहाँ अंदर कोई नहीं था। वो तो बस मेरा भ्रम था। मैंने तभी हांफते हुए पास में पड़ी बोतल उठाकर थोड़ा पानी पी लिया और फिर अपने आप को शांत कर लिया। उसी वक्त मुझे बाहर से किसी की चलने की और कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे गौर से उस चीज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था और फिर मैं अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को कान लगाया, पर वहाँ पर बाहर सब कुछ शांत था। फिर मैं पीछे की खिड़की के पास चला गया। वो चलने की, वो घसीटने की आवाज़ पीछे से आ रही थी। मैंने फिर जल्दी से अपनी बिस्तर के पास रखी टॉर्च उठाई और फिर से जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। सबसे पहले तो मैंने खिड़की को धीरे से खोला और एक बारीक छेद से अंधेरे में बाहर जाकर देखा। बाहर तो सिर्फ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इतने अंधेरे के सिवाय वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचकर मैंने लालटेन को बुझा दिया। सोचा कि अगर बाहर कोई इंसान या कोई तस्कर हुआ तो वो अंधेरे में मुझे देख नहीं पाएगा। मैंने खिड़की को पूरा खोल दिया और अपनी सुरक्षा के लिए दीवार से सटकर खड़ा हो गया। अभी भी वो आवाज़ मुझे आ रही थी। कोई चल रहा था और साथ ही किसी चीज़ को घसीट रहा था। अब दोनों ओर घना अंधेरा था। मैं अपने हाथ में टॉर्च लेकर और दूसरे हाथ में बंदूक लेकर जाकर
खिड़की के सामने खड़ा हो गया। बाहर कोई होता भी तो मुझे देख नहीं पाता। मैंने उस आवाज़ की दिशा को बंदूक के सामने तानते हुए टॉर्च को झट से ऑन किया। वहाँ पर पास में तो कोई नहीं था, पर खिड़की के काफ़ी दूर बाहर कोई चल रहा था। वो कोई लड़की थी शायद, पर वो लड़की एक पैर से लंगड़ाते हुए अपने दूसरे पैर को घसीटते हुए चल रही थी। उसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे, कमर पर बस एक फटा हुआ कपड़ा लटका हुआ था। मैं थोड़ा घबराया जरूर था, पर वो देखकर मैं ये सोचने लगा कि इतनी रात को एक जवान लड़की इतने अंधेरे में यहाँ पर क्या कर रही होगी। क्या वो उस जंगल को जानती है? क्या वो यहीं रहती है, या फिर कहीं पर वो रास्ता भटक गई हो, या शायद ये हो सकता है कि यहीं की कोई आदिवासी लड़की हो। जंगल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप जितनी भी हिम्मत करो, कितना भी हौसला रखो, पर डर लगता ज़रूर है। मैंने टॉर्च की रोशनी में वहाँ पर बाहर आसपास नज़र घुमाकर देखा। पेड़ों के ऊपर, झाड़ियों के बीच हर ओर देखकर मैंने तसल्ली कर ली। वहाँ पर कोई इंसान, कोई जानवर नहीं था। वो लड़की अकेले ही नदी की ओर बढ़े जा रही थी। टॉर्च की रोशनी उस तक पहुँच रही थी, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। मैंने तभी टॉर्च को बंद कर दिया और वहीं पर दूर होकर देखने लगा। आगे जाऊं या नहीं, वो लड़की यहाँ तक कैसे आई होगी। ऊपर से वो अपाहिज है, किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। जरूर उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा और जरूर वो किसी सदमे में होगी। पर वो नदी की ओर क्यों जा रही है? ऐसे कई सवाल मेरे मन में उस वक्त उठ रहे थे। आखिरकार मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने अपनी टॉर्च और बंदूक लेकर चौकी के बाहर चला गया। मैंने अपने ऊपर कंबल ओढ़ रखा था ताकि मैं कंबल में अपनी बंदूक को छुपा सकूं। मैं टॉर्च के अंधेरे में, उस घने अंधेरे में चौकी के अंदर चला गया और फिर चारों ओर देखकर चौकी के पीछे भी चला गया। और जब मैं पीछे गया, मेरे वहां जाने तक वो लड़की काफ़ी दूर निकल गई थी। इसलिए मैं उस दिशा में थोड़ा तेज चलने लगा। उस माहौल में मैंने उसे आवाज़ देना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि जंगली इलाके में जानवर हमेशा ताक में रहते हैं। चलते चलते मैं ढलान के काफ़ी करीब पहुंच गया था, लेकिन उस ढलान से उतरकर वो कहाँ चली गई थी मुझे पता बिल्कुल नहीं था। मैं ढलान से उतरकर नदी के पास पहुंच गया। नदी के आसपास भी कोई भी नहीं था, वो लड़की भी नहीं। मेरे वहां आने से पहले वो कहाँ गई चली थी पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे वहां आने से पहले ही कोई अंधेरा उसे कहीं निगल गया हो। मैंने जितना हो सकता था उतनी जगह पर उसे छान मारा, पर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। उस लड़की को ढूंढते ढूंढते मेरा एक पैर कीचड़े में धंस गया। मैंने देखा कि उस कीचड़ में चलने के और घसीटने के पैरों के निशान थे। मैं समझ गया था कि लड़की यहीं कहीं है। उसी वक्त कहीं से मुझे पानी के बुलबुलों की आवाज़ सुनाई दी। नदी के पानी के ऊपर लगातार बुलबुले बन रहे थे। मैंने सोचा कि कहीं ये लड़की पानी में तो नहीं गई। मैं दौड़कर पानी के पास चला गया। टॉर्च की रोशनी में पानी के अंदर झांककर देखने लगा। वो पानी बहुत ही शांत था, कहीं कोई भी हलचल नहीं थी, कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। पानी के अंदर सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मैं गौर से पानी के अंदर देख रहा था, तभी कोई चीज़ पानी के अंदर चमकने लगी, दो काले बिंदुओं जैसी। मैंने वो उस बिंदुओं को ध्यान से देखने की कोशिश की। वो शायद किसी की चमकती हुई आंखें थीं। मैं तो एकदम शांत था, बिना अपनी पलकें झपकाए उन आँखों को देखने लगा। मेरा तो शरीर तब एकदम ठंडा पड़ चुका था। वो आंखें मुझे पानी के अंदर बुला रही थी। मुझे खुद को ये पता नहीं कि मैं कितनी देर से वहाँ पर बैठा था। तभी मैंने देखा कि धीरे धीरे पानी के अंदर से दो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे।
मेरी धड़कन तभी काफ़ी तेज चल रही थी। शायद किसी अनजान डर से मैं अंदर से डरा हुआ था। तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं शायद कोई शिकार हूँ, जो कोई शिकारी की जाल में फंसता जा रहा है। वो हाथ पानी से निकलकर बाहर आ गए और धीरे धीरे से मेरी गर्दन को पकड़ते हुए पीछे की ओर चले गए। वो दोनों हाथ मेरी गर्दन को कसकर पकड़े हुए थे। उन हाथों से गीले चिपचिपे पदार्थ से मेरा पूरा बदन सिर उठा। एक अनजान डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं कुछ समझ पाता तभी पानी के अंदर एक अनजान सा चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने उभरने लगा। बहुत ही अजीब और सफ़ेद चेहरा। ऊपर आते आते उसका मुंह खुलता जा रहा था। उसके सारे दांत नुकीले थे और आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक जानवर अपना जबड़ा खोल रहा हो। उसका इतना बड़ा मुंह कि मेरा पूरा सिर उसके अंदर समा जाए। मुझे अपने शरीर पर बिल्कुल भी काबू नहीं था। मेरा शरीर किसी मशीन की तरह थरथराने लगा था। सब कुछ देखते हुए फिर भी मुझ में अपने आप को छुड़ाने की ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। उसी पल उन दोनों हाथों के नाखून पीछे से मेरी गर्दन में घुस गए। एक तेज दर्द की लहर गर्दन से गुजरकर दिमाग तक चली गई। उस दर्द के साथ मुझे एक तेज सा झटका सा लगा। उसी दर्द के साथ मेरी शर्ट की में अटकी हुई एक माला छूटकर उस लड़की की आंखों के सामने लटकने लगी। माला को उसी वक्त देखकर उस लड़की ने मुझे झटके से दूर कर दिया। वो एक रुद्राक्ष की माला थी। उस झटके से मैं पीछे पानी में जा गिरा। वो लड़की किसी मगरमच्छ की तरह पानी के सतह पर आ गई और मुझे देखकर वो गुस्से में घुराने लगी, जैसे वो मुझ पर हमला करना चाहती हो। इस पूरे मामले में मेरी न बंदूक कहाँ गई थी मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मेरी बंदूक, जिसे मैं न बंदूक कहता हूँ। टॉर्च जल रही थी, इसीलिए मैं उसे देख पा रहा था। मैंने डरते हुए अपनी टॉर्च को उठाया और उसी लड़की के चेहरे पर मारा। दिखने में वो बहुत ही सुंदर लड़की थी, पर उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। उसका मुंह किसी खूंखार जानवर की तरह खुला था। आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। मैं वो भयानक रूप देखकर वहां से पीछे हटने लगा। बदन उसका चिपचिपा था और शरीर पर हर तरफ से छिलने और कटने के निशान थे। वो लगड़ाते हुए मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल को मैं समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे मैंने खिड़की के बाहर देखा था। मैं वहां से दौड़ता हुआ चौकी के पास चला गया। चौकी के अंदर जाते ही मैंने दरवाज़ा लगा लिया। चारों तरफ से खिड़कियां बंद कर ली और डर के मारे मैं वहीं एक कोने में बैठ गया। तब मैं ये सोच रहा था कि जिसे मैंने देखा था वो क्या था, कौन थी वो लड़की, या फिर लड़की थी या कुछ और था, और मुझे वो क्यों मारना चाहती थी। मैं पर वहाँ बैठे बैठे ठंड और डर से कांप रहा था। काफ़ी देर बाद मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजे से बाहर झाँक कर देखा तो देखा कि पवन और ऋषि जीप लेकर वहाँ पर आ गए थे। मैंने उसी हालत में ही दरवाज़ा खोला। मेरी हालत देखकर दोनों ही डर गए। मेरी गर्दन से खून बह रहा था, आंखें लाल लाल थी, शरीर भी पूरा थरथरा कर कांप रहा था और मुझे बहुत ही तेज बुखार था। ऋषि ने मेरे हाथ को पकड़ते हुए मुझे उठाते हुए कहा, सर आपको तो बहुत तेज बुखार है, और ये गर्दन से खून कैसा? खून देखकर पवन भी तेजी से आगे बढ़ा और फिर दूसरी ओर से मुझे संभालने लगा। मेरी हालत को देखकर वो अपने आप को कोसने लगा। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर मत रुकना। पर आप कहाँ मानते हो। अच्छा हुआ कि बड़े साहब ने हमें आपको वापस लाने को कहा और इसीलिए हम दोनों वापस आ गए, वरना न जाने यहाँ से क्या हो जाता। मैं तो उन दोनों से कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। मैंने तो बस उन्हें अधमरी हालत में जल्दी से अस्पताल जाने का इशारा किया।
उस वक्त और उसके कुछ दिन बाद भी मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ था। मैंने तो अस्पताल में बस इतना कहा था कि किसी जंगली जानवर ने मेरे साथ खिड़की पर कूदकर हमला कर दिया था और ये उसी के नाखून के निशान हैं। अस्पताल से ठीक होने के बाद मैं फिर से उस जगह पर छानबीन करने चला गया। आसपास के रहने वाले लोगों से, गांव वालों से उस जगह के बारे में पूछताछ की। तब मुझे पता चला कि कुछ साल पहले उस जगह पर कुछ दरिंदों ने मिलकर एक लड़की को दुर्व्यवहार किया था, एक लड़की के साथ। मतलब कि एक सुंदर लड़की को अपनी वासना का शिकार बनाया था। अपनी वासना को पूरा करने के बाद उन लोगों ने उस लड़की को जख्मी हालत में उसी नदी में फेंक दिया था और फिर उन्हीं लोगों ने गांव में फैला दिया कि वो लड़की किसी के साथ भाग गई है। कुछ दिनों बाद लोगों को भी यही लगा कि वो सच में किसी के साथ भाग गई है। पर आसपास के लोगों ने कुछ दिनों बाद उसे उसी नदी के पास घूमते हुए देखा। जब उसे सब लोग देखने के लिए नदी के पास चले गए तो उन्हें वहाँ पर उस नदी के पानी में लड़की की लाश मिली और तब जाकर उस लड़की के साथ हुए हादसे के बारे में लोगों को पता चला। और ये भी जिन लोगों ने उसे देखा था वो लड़की की आत्मा थी, क्योंकि लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम से ये पता चला था कि उस लड़की को मरे हुए यानी डेथ हुए 10 दिन गुजर गए थे। और तब से अब तक गांव के कई लोगों ने उसे नदी के पास घूमते हुए देखा था। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जिस बात पर तुम यकीन नहीं करते वो सारी बातें झूठी ही हों। कभी कभी हमें दूसरों की बातों पर भी यकीन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंटों में बताना अगली कौन सी कहानी चाहिए। मैं आपके लिए इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी लेकर आऊँगा। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।